तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान अभी भी वहीं पर ही बैठा हुआ होता है जहां पर लास्ट टाइम वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठा था। वो मिल्की वे और यूनिवर्स के बारे में कह रहा होता है कि सोचा भी नहीं था कि ये मिल्की वे इतनी बड़ी होगी और ये यूनिवर्स तो इतना बड़ा है कि इसके बारे में इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है और हम लोग तो इतने बड़े यूनिवर्स में एक वाटर ड्रॉप के जितने भी नहीं है। मेरी तो बात छोड़ दो, यहाँ तक कि इमोर्टल लेवल के जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वो भी शायद इस पूरे यूनिवर्स को ना देख पाए। अब शायद हम लोगों को हेवन एंड अर्थ की पूरी लाइफ भी शायद इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में लगा दे तो भी शायद हम इसे पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। मुझे अब हेवन एंड अर्थ की कल्टीवेशन से निकलकर अब यूनिवर्सल कल्टीवेशन में जाना होगा ताकि मैं अपने पावर लेवल को और अपने लाइफ स्पेन को इतना बढ़ा सकूं कि मैं हमेशा जिंदा रह सकूं। और इतना कहने के बाद वो उस मिल्की वे की एनर्जी की तरह की ही एक एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि यान अपीयर होता है और वो उससे कहता है कि फेंग हान कुछ लोग इस तरफ आ रहे हैं और उनकी इंटेंशंस किलिंग इंटेंशन से। मगर फेंग हान कहता है कि तुम्हारा रियलम और मेरा रियलम के अलावा हमारे साथ ब्लड किंग भी है। हम तीनों के होते हुए यहाँ पर अगर कोई गोल्डन कोर लेवल का एक्सपर्ट भी आ जाए तो भी शायद वो हमारे सामने नहीं खड़ा हो पाएगा। तो यान उससे कहता है ये बिल्कुल सिंपल नहीं लग रहा, वो तीन लोग हैं और तीनों के तीनों गोल्डन कोर लेवल में है। ये बात अब थोड़ा सा फेंग हान को चौंका देती है और यान उसे बताता है कि वो तीनों के तीनों गोल्डन कोर लेवल में ही यानी कि वान लू के बराबर के लेवल के होंगे और शायद उनमें से एक तो वान लू से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर वो तीनों एक साथ मिलकर हमारे साथ फाइट करते हैं तो शायद हम लोग उनसे कंपीट नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें फौरन से यहाँ से निकलना होगा। मगर फेंग हान कहता है कि मैं इस वक्त कल्टीवेशन की बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज पे आ चुका हूँ और मैं इस वक्त अगर अपनी कल्टीवेशन को रोक देता हूँ तो मेरी पिछली सारी की सारी एफर्ट जाया हो जाएंगी और ऊपर से मेरा कल्टीवेशन लेवल भी हो सकता है कि शायद डाउनग्रेड हो जाए और मेरी फाउंडेशन भी डैमेज हो सकती है। इसीलिए मुझे यहाँ पर रुकना ही होगा। मगर यानो से कहता है कि वो तीनों पावरफुल लोग हैं, अगर वो तीनों यहाँ पे आ जाते हैं और तुम चाहे फिर अपनी सेकंड कॉन्शियसनेस को अवेकन कर भी लो तो भी शायद तुम्हारे पास भागने का कोई चांस नहीं होगा। मगर फेंग हान कहता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरी तो यहाँ पर किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। मगर यानो से बताता है कि ये जरूर उस यंग मास्टर लिन का काम होगा जिसे तुमने कुछ दिन पहले बुरी तरह से पीटा था। हो सकता है शायद उसी ने ही इन लोगों को तुम्हें मारने के लिए भेजा हो। मैं ये तुम्हें बात बताना भूल गया था, शायद हमें उस लड़के को वहीं एलिमिनेट कर देना चाहिए था क्योंकि वो फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो फेंग हान कहता है अब वो मेरे हाथ लगा तो मैं उसे कहीं कभी नहीं छोड़ूंगा। और हमें वहां पर उन तीनों लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से एक बंदा जिसका नाम शायद यूलिंग होता है वो कहता है कि वहां नीचे जो बंदा बैठा हुआ है उसका ओरा इस बोतल में मौजूद ओरा से बिल्कुल मैच हो रहा है, यानी ये वही शख्स है। तो मियांग कहती है हाँ मुझे भी यही लगता है, मगर उस पर हमला करने से पहले हम लोगों को बिल्कुल सावधान रहना होगा। हो सकता है उस बंदे ने जानबूझकर हम लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट किया हो, वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया होगा। और उनके साथ मौजूद वो तीसरा बंदा कहता है कि हम तीन लोग हैं और तीनों गोल्डन कोर लेवल के हैं, अगर हम तीन एक साथ मिलकर भी इसे ना मार पाए तो हमारी पूरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए इसे भागने का कोई भी मौका नहीं देना चाहिए। और यहाँ पर यान कहता है कि फेंग हान तुम जल्दी से अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करो, मैं ब्लड किंग के साथ मिलकर तुम्हें थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर लो। आज कम से कम हमें ब्लड किंग को आजमाने का भी मौका मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे ही तुम्हारी कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाएगी मैं ब्लड किंग के साथ वापस से तुम्हारी बॉडी में आ जाऊंगा और हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। तो फेंग हान कहता है कि ठीक है अब मैं सब कुछ तुम पर छोड़ रहा हूँ। ये कहने के बाद वो वहां पर ब्लड किंग को समन करता है जो कि फेंग हान ने उस स्पिरिट सोर्ड के साथ बनाया था। ये देखकर यूलिंग कहती है ओह अच्छा, तो ये लड़का इतने क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था। जिस पर मियांग भी कहती है हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, यूं समझ लो कि हेवन ने हमारे लिए ये एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट रखा है और हमें इसे बिल्कुल भी रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। और उनके साथ मौजूद वो वॉरियर भी कहता है ये लड़का किसी सूरत भागना नहीं चाहिए, अगर ये भाग गया तो फिर हमें कोई भी रिवार्ड नहीं मिलने वाला। इतना कहने के साथ वो तीनों के तीनों एक साथ ही हमला करने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यान वो पहले से ही तैयार खड़ा होता है और यूलिंग जैसे ही उस पे हमला करने के लिए आता है तो यान वहां पे हर जगह स्मोक फैला देता है। इस स्मोक की वजह से उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता और दूसरी तरफ ब्लड
ब्लड किंग जब वो उस दूसरे वॉरियर की तरफ आगे बढ़ रहा था तो वो वॉरियर भी सीधा आकर उस ब्लड किंग से आकर टकराता है। दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। यहाँ पर मी यांग जब वो देखती है कि वो ब्लड किंग काफी स्ट्रांग है तो वो उसे मारने के लिए फौरन से अपनी सीक्रेट टेक्निक को यूज करती है, जिसके जरिए वो वहां पर एक बहुत ही बड़ा लोटस क्रिएट करती है। और हमें दिखाया जाता है कि उस लोटस की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो जब ब्लड किंग को सप्रेस करने की कोशिश करती है तो वहां पर यान आ जाता है और यान उस लोटस के नीचे लॉक हो जाता है और वहां से बाहर नहीं निकल पाता। जिसके बाद वो कहता है कि अच्छा तो ये लोटस को यूज कर रही है। वो ब्लड किंग से कहता है कि फौरन से इस लोटस को डिस्ट्रॉय कर दो। ये सुनते ही ब्लड किंग फौरन से अपने सामने मौजूद उस वॉरियर से जान छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर वो वॉरियर उसे नहीं छोड़ रहा था। जिसके बाद ब्लड किंग फौरन से ऊपर जाकर वापस आता है और एक जोरदार लात मारते ही उसे दूर धकेल देता है और खुद वहां से उस ड्रैगन की तरफ चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो फौरन से उस लोटस के ऊपर आता है और अपनी जायंट सोर्ड क्रिएट करते हैं। उस सोर्ड के साथ बहुत ही तगड़ा वार करता है जिससे वो उस लोटस को क्रैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर मी यांग उस लोटस को अपनी एनर्जी के जरिए और भी ज्यादा फोर्स करती है, जिससे उस लोटस पर इतना ज्यादा असर पड़ता है कि वो पूरी तरह से, क्योंकि उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ से प्रेशर पड़ रहा था। इतने में यहाँ पर यूलिंग वो स्टार डिस्ट्रॉयर से कहती है तुम वहां मत जाओ, तुम ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए वो ब्लड किंग बेस्ट ऑप्शन होगा। मगर वो वॉरियर उन लोगों से कहता है तुम लोग ज्यादा ताकतवर हमला नहीं कर पाओगे। ये कहने के बाद वो अपनी तरफ आते हुए उस ब्लड किंग को देखता है तो वो उस पर अपने काउंटर अटैक करना शुरू कर देता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि ब्लड किंग की स्पीड और स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है और वो अपने आप को आराम से उन अटैक से बचाता है और जानबूझकर उस वॉरियर को वहां से दूर ले जाने की कोशिश करता है, जिस पर यूलिंग उन्हें मना करता है। मगर वो स्टार डिस्ट्रॉयर उसके पीछे चला जाता है और इतनी देर में यान को मौका मिल जाता है तो वो वहां पर एक बड़ा सा एरे क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसके जरिए वो फेंग हान को प्रोटेक्ट कर सकता है। क्योंकि वहां पर दो वॉरियर्स थे तो यान अकेला दोनों के साथ एक साथ फाइट नहीं कर सकता था और ना ही वो सेम टाइम पर फेंग हान को प्रोटेक्ट कर सकता था। तो इसीलिए यान वहां पर एक एरे बना लेता है और इस फॉर्मेशन को वो इमोर्टल स्लॉटरिंग फॉर्मेशन का नाम देता है। ये देखते ही मियांग कहती है अटैक जारी रखो। ये कहने के बाद यूलिंग और मियांग दोनों ही कंटिन्यूसली अपने अटैक करते रहते हैं। मगर उन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये तो एक इमोर्टल स्लॉटरिंग फॉर्मेशन है, उस पर जितने भी अटैक किए जा रहे थे उनका कोई खास असर नहीं हो रहा था। और यहाँ पर वो थर्ड वॉरियर जब उसे पता चलता है कि वहां पर उस ड्रैगन ने एक इमोर्टल स्लॉटरिंग फॉर्मेशन बनाई है तो वो वापस आने की कोशिश करता है, मगर ब्लड किंग उसे वहीं पर एक किक मारते ही नीचे फेंक देता है। जिसके बाद वो उस ड्रैगन को बचाने के लिए फौरन से पीछे की तरफ जाता है और जाते साथ ही यूलिंग पे हमला करता है तो यूलिंग वहां से पीछे हट जाती है और उसे दिखाई देता है कि वो ब्लड किंग अचानक से ब्लड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है और जैसे ही वो उसे हिट करने की कोशिश करता है तो वो वहां से पीछे हटता है, मगर ब्लड किंग उसे नहीं छोड़ता और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर वो तीसरा वॉरियर वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और मी यांग वो भी देखती है कि सबसे पहले तो इस ब्लड किंग से जान छुड़ानी पड़ेगी। इसके लिए वो वहां पर अपना वही सेम लोटस क्रिएट करना शुरू करती है और कहती है कि इसके साथ खेलना बंद करो और इसे जल्द से जल्द जान छुड़ाओ। ये कहने के बाद मी यांग जैसे ही अपनी वो लोटस फॉर्मेशन बनाने वाली थी तो वो देखती है कि उस ब्लड किंग पर तो इसका कोई असर नहीं हो रहा, मगर किसी तरह वो अपने आप को ब्लड किंग से बचाती है और उसे वापस पीछे धकेल देती है। और जब ब्लड किंग उसकी तरफ आने लगता है तो वो लड़की अपने दोस्तों से कहती है कि पहले मेरी हेल्प करो, हमें इससे जान छुड़ानी होगी। इतना कहने की देर थी कि यूलिंग पीछे से आते ही उस पर एक जोरदार किक मारते हुए कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे भूल गए थे क्या? और वो स्टार डिस्ट्रॉयर पीछे से आते ही अपने उस वेपन के साथ एक बहुत ही खतरनाक हमला कर देता है, जिसके बाद वो लोग एक एक करके उस ब्लड किंग पर खतरनाक अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो काफी बुरी तरह से हर्ट हो रहा था। मगर क्योंकि वो एक स्पिरिट है तो वो दोबारा से जिंदा हो सकता है, इसीलिए वो वहीं पर ही बने रहता है और देखता है कि वो लोग उस पर इतने अटैक कर रहे हैं कि उन अटैक्स को बर्दाश्त करना उसकी लिमिट से बाहर होता जा रहा था। और आखिर में वो लड़की मी यांग उस पर अपने लोटस के जरिए हमला करती है और वो अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो ब्लड किंग उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी बॉडी बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होती है, जिसके बाद वो दोबारा से अपनी सोर्ड में कन्वर्ट होकर नीचे जा गिरता है। ये देखकर यान थोड़ा सा परेशान हो जाता है, मगर मी यांग कहती है कि तुम लोग बेवकूफ हो, 3 के अगेंस्ट एक बंदा लड़ेगा तो वो तो हारेगा ही। लगता है शायद तुम लोग हमें कोई अनाड़ी समझ रहे हो, बदकिस्मती से अब तुम बिल्कुल अकेले रह गए हो। ये कहने के साथ ही वो लोग यान का वो बैरियर तोड़ने के लिए एक साथ अपने पावरफुल अटैक करने को अपने वेपन्स बाहर निकालते हैं और हमें दिखाया जाता है कि
तीनों अपने सबसे पावरफुल अटैक करना शुरू कर देते हैं और जब वो तीनों ही अटैक उस बैरियर से आकर टकराते हैं तो यान पर उसका बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट आता है और उस प्रेशर को बर्दाश्त करने की कोशिश करता है और साथ में फेंग हान से कहता है कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को जल्दी कंप्लीट करना होगा, मैं इन्हें ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। मगर वो तीनों के तीनों वॉरियर अपने अटैक्स कंटिन्यू रखते हैं और यहाँ पर वो बैरियर क्रैक होना शुरू हो गया था, जिसके बाद यान वो फेंग हान से कहता है कि मुझे पानवू स्ट्रेंथ के जरिए पावर दो ताकि मैं इन्हें और ज्यादा देर तक होल्ड कर सकूं और तुम्हें ज्यादा टाइम मिल सके। ये सुनते ही फेंग हान पानवू स्क्रॉल की स्ट्रेंथ को यान की बॉडी में ट्रांसफर करता है तो यान उससे एक जोरदार धमाका कर देता है और फेंग हान अपनी कल्टीवेशन भी कंप्लीट कर लेता है, जिससे वो लोग इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं कि वो लोग उन्हें पीछे धकेल देते हैं और फेंग हान वो यान से कहता है कि मैंने सेकंड सी ऑफ कॉन्शियसनेस को अवेकन कर लिया है, तुम्हें अब इन लोगों को हैंडल करने की जरूरत नहीं, अब यहाँ से मैं सब कुछ खुद हैंडल करूंगा। यान फौरन से वापस चला जाता है और फेंग हान कहता है कि तुम तीनों गोल्डन कोर लेवल के वॉरियर्स हो, मैं तुम लोगों को जानता भी नहीं, ना ही मेरी तुम लोगों के साथ कोई दुश्मनी है, तो फिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। तो यूलिंग उसे कहती है तुम्हारे पास 2 डाउ आर्टिफैक्ट्स हैं, इन आर्टिफैक्ट्स के होते हुए भला हमें तुम्हारे साथ दुश्मनी मोड़ लेने की क्या जरूरत है, तुम्हें मारने के लिए तो कोई भी बंदा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसे ट्रेजर लेकर बाहर घूमना तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं। और वो स्टार डिस्ट्रॉयर भी कहता है कि तुम्हारे पास तो 2 डाउ आर्टिफैक्ट्स हैं, अगर एक भी होता तो मैं उसके लिए तुम्हारी जान ले लेता। तो ये सुनकर फेंग हान कहता है कि 3 गोल्डन कोर लेवल के जीनियस मुझे मारना चाहते हैं, मैं तो सिर्फ एक सेलेस्टियल कल्टीवेटर हूँ, यकीन नहीं आता कि तुम लोग पता नहीं कहां से आ गए और मुझे मारने के पीछे तुले हो, जबकि मैं तुम लोगों को जानता भी नहीं, शायद मुझे मारना तुम लोगों को महंगा पड़ सकता है। मगर यूलिंग उससे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ पहले सोच लेना चाहिए था, तुम्हें बिला वजह किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहिए। ये कहते ही वो लोग फौरन से फेंग हान पर हमला करने के लिए जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो फेंग हान यहाँ पर अपनी लिंग लॉन्ग इल्यूजन टेक्निक को यूज करता है, जिसके जरिए वो उन लोगों के माइंड पर हमला करता है और हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान की उस ट्रिक की वजह से उन तीनों के तीनों वॉरियर्स को चक्कर आने लगे थे और उनके सर में दर्द होने लगता है और वो लोग अटैक तो करना दूर था, अब खुद को ही बड़ी मुश्किल से संभाल पाते हैं। और फेंग हान उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को मारने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखता, ना ही मेरी तुम लोगों के साथ कोई दुश्मनी है, मगर मैं तुम लोगों को जरूर याद रखूंगा और जो कुछ तुम लोगों ने आज किया है इसका हिसाब किताब भी मैं तुम लोगों के साथ जरूर बराबर करूंगा। ये कहने के साथ वो वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ मियांग वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और अपने उस लोटस को बाहर निकालती है, जिसके जरिए वो अपने ऊपर मौजूद उस इल्यूजन को खत्म करने की कोशिश करती है और वहां पे मौजूद अपने दोस्तों की भी मदद करती है। और वो लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, इसने लिंग लॉन्ग इल्यूजन टेक्निक को कैसे यूज किया, जबकि ये लड़का लिंग लॉन्ग सेक्ट से बिलोंग नहीं करता। उन लोगों को अब ये बात पता चल गई थी कि फेंग हान के पास बहुत सारे सीक्रेट्स मौजूद हैं और उस स्टार डिस्ट्रॉयर को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि वो गुस्से में इतना पागल होता है कि वो एक दरख्त को ही गुस्से में काट डालता है। पर मियांग कहती है चलो वो ज्यादा दूर नहीं गया है। ये कहने के साथ वो फौरन से वहां पर एक कारपेट बाहर निकालती है और वो तीनों के तीनों उस फ्लाइंग कारपेट के ऊपर चढ़कर फेंग हान का पीछा करते हैं और दूसरी तरफ हमें फिदर इमोर्टल सेक्ट का सीन दिखा और उन लोगों को एक नए सेक्ट के बारे में भी पता चल जाता है और उन लोगों को यह बात पूरी तरह से कंफर्म होती है कि ये न्यू सेक्ट जरूर फेंग किंगशी का क्रिएट किया हुआ है। और वहां पर हमें जिन शिटाई के फादर को भी दिखाया जाता है, वो उन लोगों के पास आता है और कहता है कि अगर फेंग किंगशी वो गोल्डन कोर लेवल को अचीव कर लेती है और फेंग हान वो 5 एलिमेंट रूट्स को हासिल करके 5 इंपीरियल लेवल को अचीव कर लेता है तो वो 6 लेवल यानी कि वो यूनिटी लेवल में चला जाएगा। और वहां पे मौजूद थर्ड एल्डर कहता है अगर ये सब कुछ हो जाता है तो हमारे पास इतनी ताकत होगी कि हम अपने सेक्ट में मौजूद गद्दारों को भी आराम से ढूंढ पाएंगे और उन्हें एलिमिनेट कर पाएंगे। और तीसरा एल्डर कहता है कि फेंग हान वो 5 स्पिरिचुअल रूट को ढूंढने के लिए एक खास लैंड की तरफ गया है और उसका जैसा लक है मुझे पूरा यकीन है कि वो उसे ढूंढ ही लेगा। मगर मुझे फेंग हान से ज्यादा मेंग शाओबाई से ज्यादा उम्मीदें हैं, वो फेंग हान की तरह का ही जीनियस है। उसने बहुत पहले ही 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स को ऑब्टेन कर लिया था और फेंग हान से पहले ही वो गोल्डन कोर लेवल को अचीव कर चुका है। और जब वो अपनी कल्टीवेशन से वापस आएगा तो हमें पता चलेगा कि उसने आगे कोई ग्रोथ की भी है या नहीं। ये सुनकर एल्डर ट्यानजिंग उन लोगों से कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है मेरे
फीदर इमोर्टल सेक्ट में अब एक से बढ़कर एक जीनियस आ रहा है। सबसे पहले इस सेक्ट में वो ट्यांडू आया था जो कि अपने आप में बिल्कुल अकेला ऐसा डिसाइपल था जो कि बाकी लोगों को आराम से डिफीट कर सकता था। उसके बाद मेंग शाओबाई वो बिल्कुल उसी की ही जर्नी को फॉलो करने लगा था। उसके बाद फेंग किंगशुई और अब फेंग हान, ये चार डिसाइपल्स, ये ऐसे चार डिसाइपल्स हैं जो कि हमारे फीदर इमोर्टल सेक्ट के सबसे कीमती ट्रेजर्स हैं और आगे चलकर यही हमारे सेक्ट के सक्सेसर्स भी बनेंगे। जिसके बाद जिन शिटाई का फादर कहता है कि मैंने फेंग हान को शुरू में काफी तंग किया था, सिर्फ मेरे बेटे की वजह से। मैंने सोचा भी नहीं था कि फेंग हान वो इतने अच्छे लक वाला और इतना अच्छा कल्टीवेटर होगा। अब मैं इस बात को मानने पर मजबूर हो गया हूँ कि वाकई में उसकी डेस्टिनी वो काफी कमाल की है। शायद हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमारे पास इन चारों डिसाइपल्स में से कोई भी ऐसा डिसाइपल नहीं कि जो एक दूसरे को मारना चाहता हो, मगर वहां पे मौजूद एक दूसरा एल्डर कहता है कि बदकिस्मती से फेंग हान और हुओ ट्यांडू आगे चलकर एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं। मगर एल्डर ट्यानजिंग कहता है उसकी टेंशन मत लो, वो सब कुछ मैं खुद से हैंडल कर लूंगा। इसी तरह ये लोग आपस में उन लोगों के बारे में बातें कर रहे होते हैं तो अचानक से वहां पर एक जोरदार एनर्जी अपीयर होती है जो कि सीधा ऊपर आसमान तक जा पहुंचती है और उसे देखकर वो लोग कहते हैं कि ये तो वज्रा एनर्जी है। लगता है कि फेंग किंगशुई ने दोबारा से ब्रेक थ्रू कर लिया है। शायद वो गोल्डन कोर लेवल में आ गई है, मगर उसने इतना जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया? वहां मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे उस एनर्जी को देख रहे होते हैं, बल्कि वहां मौजूद जितने भी डिसाइपल्स थे और फेंग किंगशुई के अपने दोस्त और दूसरे लोग, वो सब लोग एनर्जी को दूर दूर से देख रहे होते हैं। और यहाँ तक कि फेंग किंगशुई के बराबर के लेवल के वॉरियर्स को भी अब टेंशन होने लगी थी कि अगर फेंग किंगशुई ने गोल्डन कोर लेवल को अचीव कर लिया है तो अब वो उन लोगों को टक्कर देने वाली है और हो सकता है अब आगे चलकर फेंग किंगशुई उनकी रैंकिंग को टेक ओवर कर ले। मगर हम लोग जब फेंग किंगशुई को देखते हैं तो वो अपने घर में मौजूद होती है और उसने ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया होता है। और आखिर में हमें दोबारा उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि फेंग हान का पीछा कर रहे थे। वो लोग ये सोचकर परेशान हो गए थे कि फेंग हान वो कंटिन्यूसली 3 दिन और 3 रातों से उड़ता जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। आखिर उसकी एनर्जी कंज्यूम क्यों नहीं हो रही? मगर मियांग कहती है देखते हैं वो कितनी दूर तक भागता है और कितनी देर तक सरवाइव कर पाता है। आखिरकार कभी ना कभी तो उसकी एनर्जी खत्म होनी ही है। ये कहने के बाद वो लोग बारी चेंज करते हैं क्योंकि 3 दिन से लगातार वो लोग एक एक करके उस कारपेट को उड़ा रहे थे और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर रहे थे। मगर फेंग हान वो अकेला ही 3 दिन और 3 रात से अपनी एनर्जी यूज कर रहा था और अभी तक नहीं रुका था, जिस पर उन तीनों कल्टीवेटर्स को काफी हैरानी होती है और वो लोग कहते हैं कि इस लड़के के पास बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि शायद किसी को भी नहीं मालूम, मगर जब हम लोग इसे पकड़ लेंगे तो वो सीक्रेट्स हमारे हो जाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं फेंग हान जब वो अपनी फ्लाइंग सोर्ड के जरिए उड़ता जा रहा था तो वो अपने हाथों से एनर्जी क्रिएट करते हुए मिरर के जरिए देखने की कोशिश करता है कि वो लोग अभी भी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, जिस पर फेंग हान कहता है ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, इन लोगों से किसी तरह जान छुड़ानी होगी। अगर मेरे पास ये ग्रीन वुड ट्री ना होता तो शायद मैं कब का अपनी एनर्जी यूज करके थक जाता और ये लोग मुझे पकड़ लेते। मगर वो ड्रैगन उससे कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से सीधा श्वान सिटी की तरफ चले जाओ, क्योंकि वो सिटी ऐसी सिटी है कि जहाँ पर लड़ना अलाउड नहीं है। अगर वो तीनों लोग तुम्हारे पीछे आते भी हैं तो वहां पर वो तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर पाएंगे और उनके साथ वहां पर डील करना भी आसान हो जाएगा। तो फेंग हान कहता है ये आइडिया काफी अच्छा है, चलो फिर श्वान सिटी चलते हैं। ये कहने के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।